प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छायावाद की जो महियसी मीरा के नाम से, आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, उसकी सौंदर्य कल्पना से भरपूर कविता रूप सी तेरा घन केश पाश पढ़ने जा रहे हैं। वह कैसे प्रकृति का मानवीकरण करती है, इसका अलंकारिक रूप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कवित्री की पंक्तियाँ देखिए आप कि रूप से तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश, नव गंगा की ही रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सेहरा सा तन है सद्य स्नात, भीगी अलकों के छोरों से चूति बूंद कर विविध लास, रूप सी तेरा घन केश पाश। रूप सी तेरा घन केश पाश यहाँ वर्षा ऋतु को नारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्षा के समय के सुंदर दृश्यों को कवित्री साकार करते हुए कह रही है। वह वर्षा को रूपसी के नाम से संबोधित करती है और कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे ये काले घने कोमल केश लहरा रहे हैं। रूपसी तेरा घन केश पाश, जो बादल है उनको केश पाश के रूप में कहा है और जिसमें सुगंध भरी हुई है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल है, काले रंग के हैं, कोमलता लिए हुए हैं और उसमें खुशबू भरी हुई है। कहने का आशय क्या है? वर्षा ऋतु के समय जब बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं तो उनका जो स्वरूप होता है वो श्यामल होता है, बड़े वो कोमल रूप में दिखाई देते हैं और जब बादल आते हैं तो चारों तरफ सुगंधित वातावरण बन जाता है। यहाँ पर कवित्री उसे रूपसी के नाम से यानी सुंदरी के नाम से संबोधित करती है। फिर उन्हें वो कहती है कि नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। ऐसा लगता है, कवित्री को आशंका है कि क्या तू रात्रि को इन्हें आकाश गंगा की सफ़ेद चांदी के समान चमकने वाली धार में धोकर आई है क्या। नव गंगा मतलब आकाश गंगा में जब नक्षत्रों का एक समूह होता है आकाश गंगा, और उसके अंदर जो रजतनुमा प्रकाश होता है, ऐसा लगता है कि तुमने जो चमक है तुम्हारे केशों की वो इसके कारण है कि तुम उसमें धोकर के आई हो, और कंपित हैं तेरे सजल अंग, सेहरा सा तन है सज्जनाथ, और तुम्हारा ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी अभी अभी नहाने के कारण तेरे अंग जलयुक्त है और उनमें एक सिहरन सी भरी हुई है, वे कांप रहे हैं। यानी उसकी एक ऐसी सद्य स्नाता नायिका से तुलना कर रही है जो अभी भी स्नान करके आई है और उसका कंपन शरीर में हो रहा है। वह कहती है कि भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लास, तुम्हारे जो अलके हैं, लटे हैं, उनमें से पानी की बूंदें टपक रही है, जैसे कोई लास नृत्य हो रहा हो, सुंदर नृत्य हो रहा हो, मोहक नृत्य हो रहा हो, ऐसा लग रहा है। वैसा का वैसा दृश्य बादलों की कोरों से होता है, कहीं कहीं बूंदें टपकती है तो ऐसा ही लगता है। तो बादल को एक रूपसी के सुंदरी के जो अभी नहा करके आई है और उसके बाल धोए हुए हैं, उसके सुंदर बालों की तुलना करते हुए वह कह रही है कि ऐसा लगता है कि तेने कैसा घन केश पाश बना रखा है। तो हे सुंदरी, तूने सुगंध से भरा महीन पारदर्शी गीला और कोमल अंजन के समान बादलों रूपी श्याम वर्ण सा दुपट्टा धारण कर रखा है। वर्षा का जो मानवीकरण इन पंक्तियों में किया है वो आगे देखने का है। वो कहती है वो आगे कि सौरभ भीना झीना जीला, लिपटा मृदुअंजन साधुकुल, चल अंचल से झर झर झरता, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पाश। यहाँ कहती है कि सुंदरी, तूने सुगंध से भरा हुआ, सौरभ भीना मतलब सुगंध से भरा हुआ, पतला, जीना का मतलब पारदर्शी पतला, और गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुगल, और तुमने कोमल अंजन अपने आंखों में लगा रखा हो, ऐसा तुम्हारा श्याम वर्ण है, ऐसा तुमने दुपट्टा धारण कर रखा है, लिपटा मृदु अंजन साधुकुल, जैसे कोमल कोई काजल हो उसके जैसा तुमने दुपट्टा अपने सीने पर धारण कर रखा है। चल अंचल से झरझर झरता, और तेरे
इस चंचल आंचल से झरझर करके मेघ वर्षा हो रही है, और कभी कभी उनके बीच में चमकने वाली बिजली से जुगनू के स्वर्ण फूल बिखर जाते हैं। पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, जब बिजलियाँ चमकती तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वर्ण फूल तुम्हारे आसपास बिखरे हुए हैं। और दीपक से देता बार बार, और वह दीपक के समान चमकने वाली बिजली बार बार चमकती है तो तेरे उज्जवल पवित्र चितवन की विलासिता क्रीड़ा को दर्शाती है। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। तो यहाँ पर जैसे कोई सुंदरी होती है और उसका सौंदर्य होता है, उसका तुलना यहाँ पर बादलों से करते हुए वो कवियत्री कह रही है। तो यहाँ पर वर्षा का मानवीकरण है। ऋतु वर्णन की परंपरा के अनुकूल कवित्री ने अपनी कल्पना शक्ति से इन पंक्तियों में चित्रात्मकता ला दी है, गीतात्मकता के साथ मनोहरता भर दी है। मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, संदेह, उपमा, कई सारे अलंकार इसमें भर जाने से इसका पद बड़ा मोहक बन गया है। संस्कृत की जो शब्दावलियाँ ली है, जैसे सुरभित है, श्यामल है, सजल है, सद्य स्नात है, लास है, सौरभ, भीना, मृदु, दुकुल, चितवन, ये नवीन सौंदर्य को प्रकट करते हैं। स्वर्ण फूल एक अंग्रेजी का जो शब्द है गोल्डन फ्लावर, उसका हिंदी अनुवाद है। शैली इसकी गीतात्मकता है और मानवीकरण इसमें अलंकार है और संगीत से है। आगे वो कहती है कि उच्च वसित वक्ष पर चंचल है, वकपातों का अरविंद हार, तेरे निश्वासें छू भूको बन बन जाती मलयज बयार। के किरव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास, रूप सी तेरा घन केश पाश, रूप सी तेरा घन केश पाश। वही जो पूर्वोक्त प्रसंग चल रहा है और उसी में ही वर्षा रूपी सुंदरी को संबोधित करते हुए कवित्री कहती कि तेरे घटाओं के रूप में उभरे हुए वक्ष स्थल पर बगुलों की सफ़ेद पंक्तियों का कमल से बना हार चंचल शोभायमान हो रहा है। उच्चवती वक्ष पर चंचल है। वक्ष यानी जब बादल उमड़ते हैं तो नीचे जो आकाश में आप देखते हैं कि एक हार नुमा आकृति में बगुले की पंक्तियाँ उड़ती हुई जाती है, तो उसे ऐसा ही लगा कि तुम्हारे वक्ष पर जो हार पहना रखा हो वैसा लगता है। तेरी निश्वासें छू भूको बन बन जाती मलयज व्यार, और जैसे कि रूप से सांसें ले रही हो, तो ठीक वहाँ पर उस समय जब बादल उमड़ते हैं तो चारों तरफ हवाएं चलती है, तो ऐसा लगता है कि कोई मलय पर्वत से आने वाली खुशबू युक्त हवाएं हों। जब वो बादल घुमड़ते हैं तो केकी रव करने लग जाता है, मतलब मोर अपनी आवाज़ निकलता है, तो ऐसा लगता है कि हे सुंदरी तुम्हारे नुपुरों की ध्वनि आ रही है। और जब ऐसा सुंदरमय दृश्य कोई देखता है तो जगत की जो प्यास है वो तुम्हें पाने की वो जग जाती है। तो जगती जगती में यमक अलंकार के साथ यहाँ पर आया है कि इस ध्वनि को सुन करके, उस सौंदर्य को सुन करके, देख करके अपने आप काम भावना जग जाती है। कवित्री यहाँ पर कहती है कि इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों से भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप से तेरा घन केश पाश। वो कहती है तो अपने झल से सने हुए चमकीले चिकने बालों से इस संसार के तन को ढक ले। इन स्निग्ध लटों से, कोमल तुम्हारी लटें हैं, बादलों से वो आह्वान है कि तुम इसे ऐसे छा जाओ जैसे कोई नायिका, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसके ऊपर झुक जाती है। तो इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों से भर विशाल, और आनंद से अपनी विशाल गोद में इस धरती को भर ले। फिर झुककर अपनी गोद में बैठे हुए संसार रूपी उदास बालक को मुस्कान से शीतलता प्रदान करने वाला शीतल चुम्बन इसको दे दे और कोमल मस्तिष्क पर अपने मातृत्व की छाया अंकित कर दे। झुक स स्मित, बड़े मुस्कुराते हुए शीतल चुम्बन देना, और किसके, इस जो धरती का जो बालक है, मनुष्य है, उसके मृदुल भाल को तो चुम ले। दुलरा देना बहला देना, उसे तो जरा बहला दे क्योंकि ये शिशु है तेरा। कितनी मोहक कल्पना है यहाँ पर। बालक माँ की गोद में बैठा हुआ है और है रूप सी तेरा यह जग रूपी शिशु तेरे अभाव में उदास है और दुखी है। जगत क्या करता है? बादलों की तलाश में रहता है, पानी की तलाश में रहता है। पानी आएगा तो उसका जीवन चक्र चलेगा,
और ऐसी स्थिति में कवित्री यहाँ पर उसी माध्यम से संदेश दे रही है कि बालक तेरे लिए उदास है और तेरा घन केशपाश उसके ऊपर बिखेर दे तो पानी की धारा बहाकर इसे बहला दे। तो यहाँ देखें आप, मानवीकरण के माध्यम से कवित्री ने वर्षा पर स्त्रीत्व का आरोप किया है। मानवीकरण शैली में प्राकृतिक सौंदर्य की मोहक छवि अंकित की है। पदों में आप देखें श्रृंगार और वात्सल्य रस बड़ा सुंदर ढंग से, अंतिम पद में तो वात्सल्य रस की सुंदर छटा है। संसार का सुख और आनंद की कामना करता हुआ अंतिम पद है, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन। और इस कविता का अंतिम पद बड़ा भावपूर्ण भी है कि भाषा में किस तरह से उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक और मानवीकरण अलंकार आते हैं और चित्रात्मकता कैसे भाषा में ला सकते हैं, यहाँ पर इसका वर्णन आपने देखा है। भाषा में संस्कृत निशब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पदावली माधुर्य है और कोमल कांत है। वर्षा की नारी स्वरूप जो कल्पना की वह बड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। तो इस पूरी कविता को आप देखें और इसकी व्याख्या करें और इसी के अंदर क्या भाव निहित है, किस तरह से मानवीकरण किया है, इसको आप समझने की कोशिश करें।